ये तक ये कंप्लीट हो जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप लोग आंसर राइटिंग करते रहना। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं ऐसा करता हूँ, जो अपने पास जो चीज़ें हैं अपन उसी पे काम करते हैं। तो अभी आप लोग क्या करोगे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आज के दिन 26, 27, 28, 29, 30, 31 महीना होगा ना ये, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, तो 31 तारीख तक अपना इंटरनल सिक्योरिटी ख़त्म कर देंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे। जून 30 का होता है, 30 का है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, कोई जून नहीं। 30 का है। ठीक है, तो मैं इस 30 जून तक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, वो मेरे ऊपर है। 1 जुलाई से जो है आपका एक नया सब्जेक्ट चालू होगा। तो बताओ क्या शुरू करना है, इंडियन सोसाइटी शुरू करना है या फिर इथिक्स शुरू करना है? इंडियन सोसाइटी कर लो। इंडियन सोसाइटी कर लो सर। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, वही कर लेते हैं। उसका नोट्स तैयार है तो मैं उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, जब तक ये इंटरनल सिक्योरिटी के सारे आंसर लिख के कंप्लीट करो इसको, फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी की लिखना सुनना करना पड़ेगा, तब जाके काम होएगा, ऐसे ही काम होएगा। अभी तक तो मेरे अनुसार मतलब तुम लोगों ने अभी 5-6 आंसरों का भी नहीं लिखा है अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लगभग मान के चलो 50 क्वेश्चन तो है, 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कोई नहीं, शुरू करते हैं यार, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, 30 तारीख तक ख़त्म कर दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखो, अब ये भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में क्या है, हर जगह जो भी विकसित देश हो या विकासशील देश हो, हर जगह ये समस्या पाई जाती है, ठीक है। तो अपन इसमें देखेंगे भाई, ये पहले तो है, होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मतलब धन शोधन क्या होता है। इसमें वही होता है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज किया जाता है, ठीक है। भाई कारण क्या है, इसके करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होता है, रोकने के उपाय के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, और फिर चैलेंजेस अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन आजकल यूपीएससी सब टॉपिक से भी पूछ रहा है। जैसे अब की बार उसने नार्को टेररिज्म से पूछा, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले पूछ सकता है आराम से। तो ये चीज़ याद रखना, अच्छे से सब टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो पहले क्या है भाई, धन शोधन की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति द्वारा आय के स्रोत को वैधानिक दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि वह मूलतः अवैधानिक होता है। ये है डेफिनेशन इंटरपोल के अनुसार। तो ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इसको रट लो, यही काम कर जाएगी, ये चीज़ याद रखना। अब इसके देखो कुछ कुछ कारण बताता हूँ। जैसे अभी मान के चलो कि आपको कोई पैसा मिल गया, मान के चलो, ठीक है। अब एक तरीके से आपकी मेहनत की कमाई तो नहीं है ना, तो अब अगर आप मान के चलो इसको वैध मुद्रा दिखा रहे हो, तो एक तरीके से ये भी आपका वो हो गया, ब्लैक मनी हो गया। दूसरा, लोग क्या करते हैं, बहुत बार जैसे टैक्स नहीं देते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स नहीं देती है, तो वो जो टैक्स नहीं देने के कारण जो इनकम बच जाती है ना, जो टैक्स नहीं देने के कारण जो इनकम बच जाती है, वो भी याद रखना ब्लैक मनी होती है। अब वो क्या करते हैं लोग, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए वो क्या करेंगे, विदेशों में जैसे पनामा हो गया, याद करो पनामा जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इनका भी नाम आया था, ठीक है। ये क्या करता है, अपनी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अभी इसमें आगे देखेंगे भी अपन। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी जगह, फिर वहाँ से यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, सेल कंपनी की स्थापना करते हैं, जो कंपनी होती ही नहीं है, बस कागज़ों में कंपनी होती है, और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट शो कर देते हैं कि देखो ये हमारा कंपनी है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, और उसी का प्रॉफिट बना के सब अपना जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज कर लेते हैं। एक तो ये तरीके हो गए। दूसरे बहुत सारे तरीके क्या होते हैं, जैसे चुनावी फंडिंग का होता है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत इस पर कंट्रोल लगा है, नहीं तो चुनावी फंडिंग के नाम पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे जैसे मान के चलो ड्रग तस्करी का, उसके द्वारा जो कमाई होती है, ठीक है। ज़मीन भू माफिया होते हैं, वो लोग जो कमाई करते हैं, जो सरकार को टैक्स नहीं देते, समझ रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें, जो पैसे हैं जो आते हैं, उसी को ही ब्लैक मनी बोला जाता है। जब इसको आप वैध मुद्रा के रूप में दर्शाना शुरू करते हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। दूसरे शब्दों में, धन शोधन में डर्टी मनी को क्लीन मनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि संबंधित लोग इच्छा अनुसार उसका खुलकर प्रयोग कर सके तथा पकड़े जाने से बच सके। तो इसीलिए लोग इसका करते हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा भाई, डर्टी मनी और ब्लैक मनी में क्या अंतर होता है। देखो, डर्टी मनी का संबंध आपराधिक गतिविधियों से होता है, जैसे मैंने बताया ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ड्रग्स से,
ठीक है, ठीक है। जबकि ब्लैक मनी का संबंध वैधानिक गतिविधियों से हो सकता है यदि आय अथवा संपत्ति पर कर नहीं चुकाया जाता, जबकि वह कर टैक्स योग्य होता है। तो याद रखना, कर चोरी वाला वो ब्लैक मनी कहलाता है, परंतु आप अवैध गतिविधियों के द्वारा जो मनी का कलेक्ट करते हो वो याद रखना, वो आपके डर्टी मनी कहलाते हैं। डर्टी मतलब खुद ही समझो ना, बुरा मनी। जैसे मान के चलो आप मतलब लोग जो वेश्यावृत्ति के धंधे चलाते हैं, वो डर्टी मनी है ना, ठीक है, मेहनत की कमाई नहीं है ना वो। अब देखो, कुछ कंट्रीज टैक्स हेवन देश होते हैं जहाँ पे मतलब टैक्स की दरें बहुत कम होती है, जैसे पनामा हो गई, साइप्रस हो गया, मैं कल सुन रहा था न्यूज़ में, साइप्रस में भी, वहाँ पे भी लोग टैक्स की दरें बहुत कम, मतलब लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहाँ से सेल कंपनियों को गठन करते हैं। वे देश जहाँ करों का प्रावधान नहीं होता या बेहद कम कर लिया जाता है, जैसे स्विस बैंक हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, साइप्रस हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे, पनामा, ये सब छोटे छोटे देश होते हैं, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट, नियोजन। पहले तो भाई अवैध धन का प्रवेश होगा, वो कहाँ से आएगा ना, आपको सोर्स तो होगा ना अवैध धन का। जैसे मान के चलो कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ड्रग्स वाला कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी बात याद रखना कि जो भी कभी भी ये चीज़ पैसा आता है ना, तो छोटे छोटे केस के फॉर्म में आता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन तो आ गया तो सरकार ऐसे कैच कर लेगी, कभी ऑनलाइन ब्लैक मनी नहीं होता है। हाँ, आजकल होने लग गया है, आजकल किस में, क्रिप्टो करेंसी में, याद रखना वो चीज़, उसमें बहुत अच्छा खासा चलता है। जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स माफिया है ना, आजकल क्रिप्टो करेंसी से करते हैं ट्रेड, सारा सब कुछ उसी से कर रहे हैं। फिर प्रगतिकरण आते, लेयरिंग। अब देखो, एक साथ पैसे को आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, तो आप लेयर बाय लेयर करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, कुछ को केस को कमोडिटी में चेंज कर दोगे, जैसे हीरा खरीद लिया, सोना खरीद लिया। इसीलिए जो ना सोने की स्मगलिंग ज़्यादा क्यों होती है, यही तो कारण है, ठीक है। और आप कंट्री टू कंट्री करते रहोगे, ठीक है, ऐसे नहीं एक कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री या तीसरी कंट्री में ऐसे जाएगा पैसा। फिर उसका इंटीग्रेशन होगा, फिर ये सब एक जगह आके सम्मिलित हो जाएगा। फिर राउंड ट्रिपिंग होगा। राउंड ट्रिपिंग में वही बता रहा हूँ कि वही सेल कंपनी का गठन होगा, फिर उसके द्वारा पैसे को घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो वही है, डर्टी मनी का कलेक्शन करो, प्लेसमेंट करो, उसका नियोजन करो, डर्टी मनी को आप, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में घुसाने के लिए कुछ कुछ आप करोगे, फिर लेयरिंग करोगे उसको बहुत, ताकि वो जो है, जैसे मान के चलो आपके पास बहुत गंदा कपड़ा है, आप उसको बार बार धो धो के उसका अच्छा बना दो। तो ये यही होता है, डर्टी मनी को आप कर कुरा के आखिर में ऐसे ही आप चीज़ों में कन्वर्ट कर दो उसको, ताकि वो एकदम शुद्ध हो जाए, ठीक है। बैंक अकाउंट के लिए, लोन के प्रोवाइड, पेमेंट और फॉल्स इनवॉइस कंपनी, वो सब चीज़ें सेल कंपनी, ये सब छोड़ो, ये कोई काम का है नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन मतलब, ये यही है, ठीक है। ये चीज़ समझने का प्रयास करो। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा विश्वास तो नहीं होगा, परंतु पता नहीं, मेरे को कोई बता रहा था तो मैं बताता हूँ वो चीज़। जो राष्ट्रपति थे ना पहले, परवेज मुशर्रफ, अरे नहीं सॉरी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो मतलब कोई बता रहा था कि उसके पास थे केस में, मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा थे पैसे, मतलब केस में थे इतने पैसे उसके पास। अब वो कहीं से, मतलब स्वाभाविक सी बात है, तो इंडिया में उन पैसों का मतलब ऐसा हो रहा था कि भाई आप अपने खाते में ले लो, आप अपने खाते में जमा कर दो, आपको कुछ पैसे मिल जाएगा 10%, और हमें इस खाते पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसे वो पैसे, मतलब समझे पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमा था वो पैसा। जो रिस्क लिया वो फ़ायदा उठाया। अब जो कोई बता रहा था बंदा कि मैंने खुद देखा था, बहुत सारे पैसे थे, करोड़ों रुपए थे। तो ऐसा ही होता है बड़े बड़े राजनेताओं के, और क्या है, बहुत सारी कंपनियां, ये सब क्या होते हैं, सब ऐसे तो होते हैं। अब देखो, मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न रूप या माध्यम होते हैं, जैसे स्मर्फिंग करना, सेल कंपनी गठित करके वैध मुद्रा में जनरेट करने के लिए ये सारे तरीके अपनाते हैं। राउंड ट्रिपिंग करना, मुद्रा की तस्करी करना, विदेशी व्यापार करना, हवाला का लेन देन करना, ठीक है। हवाला लेन देन मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं लेन देन कर रहे हो, पर कागजी आंकड़ों में ऐसा दिखाता है कि आपने इतना ऑर्डर किया, इतना एक्सपोर्ट किया, ये सब दिखाता है, बस ये चीज़ याद रखना। तो भाई करने के राउंड, ये जो धन शोधन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो पहली बात अपने देखे थे, मूल्यवान वस्तु खरीदना, जैसे गोल्ड खरीद लो, आप हीरे मोती खरीद लो, ठीक है। ये होता है डर्टी मनी को छिपाया जा सके, ठीक है। डर्टी मनी को वैधानिक व्यवसाय में निवेश करने तथा उनसे प्राप्त होने वाले आय को वैधानिक मार्ग से ले जाना, जैसे रियल इस्टेट, सबसे ज़्यादा है ना यहाँ पे ब्लैक मनी लगती है। क्योंकि देखो, वहाँ पे मजदूर लोग होते हैं, उनको पैसा केस में दे दो, ठीक। आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनको पैसा केस में दे दो। और आप मोस्टली मूवियों में भी देखना ये चीज़ होती है कि आपको अगर ब्लैक मनी, या आपको मान के चलो कि नकली नोट भी देने हो, नकली नोट का, तो सब यहीं पे होता है। रियल इस्टेट में बहुत अच्छा खासा होता है।
वैकल्पिक बैंक प्रणाली का प्रयोग करना, जैसे हवाला बैंकिंग, ठीक है, वही बता रहा हूँ, लेन देन दर्शा देना जो है भी नहीं वास्तविक रूप से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन के मूल्यों को बदल कर दिखाना, जैसे आयात के लिए ओवर इन्वेस्टिंग करना, निर्यात के अंडर इन्वेस्टिंग करना। समाधान है इसका बेंचमार्क प्राइस का प्रयोग करना, परंतु ये होता है सरकार इसके देखेंगे आगे सॉल्यूशन भी, तो उसमें याद रखना ये सॉल्यूशन ये भी है कि आप प्राइस फिक्स कर दो एकदम, भाई ये इतने का है। अभी क्या होता है, जैसे याद करो, जैसे बहुत सारे सामान देखना आप, लिखा रहता है उसमें 2000 और वो रियल में मिलती है चीज़ 500 रुपये की, तो ये इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। सेल कंपनियों की स्थापना करना तथा उनके माध्यम से वैधानिक लेन देन को दिखाना, तो ये मैंने बताया था। सेल कंपनी मतलब खोखला कंपनियाँ होती है, वो रियलिटी में उनका कहीं पे अस्तित्व नहीं होता, बस कागजी में ही होता है। धार्मिक समाज सेवी ट्रस्टों के माध्यम से, ये बहुत बड़ा करप्शन का ये भी गढ़ है। बिग बॉस जैसे जैसे प्रोग्राम है, रियलिटी शोज में, कैसीनो में, इनमें लगाते हैं लोग, सोचो पैसा। कृषि आय हो गया, क्रिप्टो करेंसी, राउंड ट्रैपिंग, बैंक कैप्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज करना, सोचो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलर बनना, गुड एंड डायमंड स्मगलर जो भी है, करप्ट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती है। वही अपन देखे थे, बड़ी बड़ी राशियों छोटी राशियों के जमाओं के रूप में अलग अलग बैंकों खातों में रखना, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग करना, इसमें क्या बार बार उस पैसे को घुमाया जाता है, इस खाते से दूसरे खाते में, तीसरे खाते में, तो ये ऑटोमेटिक वेल सोर्स बन जाता। फिर जैसे नोटबंदी के दौरान जनधन खातों का गलत प्रयोग करना, ये अब सोचो जनधन खातों क्या हुए थे, फ्री पॉकेट बने थे। मैं खुद बता रहा हूँ, देखो मेरे साथ 2-3 केस हुए थे, तो मैंने देखा कि मतलब कि मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ किसी के साथ, तो मैंने देखा कि वो बंदा का अस्तित्व है ही नहीं, और वो खाता किसी और के नाम से चल रहा है, और वो पैसा किसी और नाम से लिया जा रहा है। जो आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है ना, वो खुद अपना बैंक अकाउंट यूज करते ही नहीं है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे ठेले लगाने वाले, इनका खाता बना भी है, इनको पता भी नहीं है, ये बहुत वो है। एनोमियस बैंकिंग करने वाले, ओवरसीज ऑफशोर बैंक में खाते खुलवाना और उनमें डर्टी ब्लैक मनी को जमा करना, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, पनामा आदि। तो यहीं से तो वो लीक हुआ था, पनामा पेपर लीक। राजनीतिक दलों की चुनाव फंडिंग में बता रहा हूँ, चुनाव फंडिंग कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। नकदी लेन देन, अनाज मंडियों में नकदी लेन देन होता है, डॉक्टर मेडिकल क्षेत्र में आराम से, ठीक है। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे वस्तु और सेवाओं का अत्यधिक बीजक और कम बीजक, ठीक है। वस्तु और सेवाओं का आवर्ती बीजक, वस्तु और सेवा का अधिक 9 बार, शिपमेंट कम 9 बार, वस्तु और सेवा का सत्य विवरण, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो प्रभाव क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है। देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे अभी क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा लग रहा है यार उसके पास कार आ गई, ठीक है, वो खूब अपनी ज़िंदगी मज़े ले रहा, हो सकता है ब्लैक मनी से कर रहा हो, परंतु इससे क्या होता है ना, सामाजिक मूल्यों को पतन होता है। जो बेचारे मेहनत से कमा रहे हैं, फिर उनको भी लगता है कि यार हम ईमानदारी के रास्ते पे क्यों चले। तो सबसे पहले तो समाज का नैतिक पतन होता है, ठीक। दूसरी बात क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जब बाहर से पैसा आता है, क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल से बाहर होता है ये चीज़, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, महंगाई पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए होता है, इसीलिए ये बहुत सारे लोग मिडिल मैन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो टमाटर के प्राइस बढ़ा देते हैं, कभी प्याज के, कभी दालों के, ऐसे करके बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना। तो ये एक महंगाई कंट्रोल में नहीं आती है, ठीक है। और मतलब इसके दोनों चीज़ होते हैं। फ़ायदे तो एक आध मान के चलो कि हाँ ठीक है, रोज़गार मिल जाता है कुछ लोगों को, ठीक है, इतना बोल सकते, पर नुकसान ज़्यादा होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। समाज में नैतिक पतन होता है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, सरकार के नियंत्रण से बाहर चीज़ें चलती है, फिर पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है, तो ये बहुत सारे नुकसान है। अब देखो इधर, मनी लॉन्ड्रिंग में सफल किसी व्यक्ति की कामयाबी को देखकर अन्य लोगों को मनोबल टूटता है, तो यही मैं बता रहा था। तो भाई हकीकत आप खुद ही सोचिए ना, कोई मान के चलो कि बेईमानी से इतने पैसे कमा रहा है और ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, और आप मेहनत रोज़ सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहे हो और आपको 8 बजे घर पे आ रहे हो, और आप दिन का 500 रुपये कमा रहे हो, और वो है कि 1 घंटे में लाखों रुपए खेल रहा है, तो आपका मनोबल तो डाउन होगा ही ना। जो वैधानिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, यह भी हो सकता है कि वह भी आपराधिक गतिविधियों का और बढ़ जाए, वही होता ही है। यदि ऐसा होता है तो समाज का व्यापक रूप से नैतिक पतन हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा पॉइंट लिखने है तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, डायरेक्ट लिखो, समाज का नैतिक पतन हो जाता है बस। ईमानदारी के मूल्य से, ईमानदारी की कमाई से बेईमानी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से आतंकवाद को वित्तीय होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आतंकवाद, नक्सलवाद, इसमें सब लिख दो, फिर सारी समस्या की जड़ इसी में डाल दो।
वर्तमान में आतंकवाद कई राष्ट्रों के लिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर सर्वाधिक गंभीर चुनौती है। समाधान है जैसे FATF जैसी संस्थाओं को बढ़ावा देना। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण छोटे व्यवसाय पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़े व्यवसायों के द्वारा कम कीमतों पर वस्तुएं बेची जाती है। जैसे मान के चलो आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी आ गया है, तो आप एक वेयर हाउस खोल दो, ठीक है, ये होता है ना, मॉल खोल दो, या जो आजकल जो बनते हैं ना, ये क्या फूड मार्ट, ऐसे इस टाइप की संस्थाएं खोल दो। सोचो आपका नया मार्केट भी डेवलप हो जाएगा। तस्कर, माफिया, नक्सलवाद एवं आतंकवाद फैल रहा है। भूमिगत या समांतर अर्थ प्रणाली, पैरेलल इकोनॉमी का चलना, मैं बता रहा था ना, ये चीज़ पैरेलल इकोनॉमी चलने लग जाती है। आर्थिक पूंजी निर्माण प्रभावित होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, पूंजी पलायन होगा और कर संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक रिश्वतखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, स्पीडी मनी के प्रति, मतलब जो जल्दी पैसा आए उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लोग मेहनत से पैसा कमाना नहीं चाहेंगे। फिर पायरेसी बढ़ेगी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी और तस्करी अपराधों की बढ़ेगी। सामरिक या सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग से संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ोतरी होगी, कानून व्यवस्था के खिलाफ चैलेंजेस क्रिएट होंगे, मानव संसाधन का विकास जो है बहुत खतरनाक होगा। अब देखो, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण संबंधित राष्ट्र पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्रभाव पड़ते हैं। तो ये अपन सारे पॉइंट देख रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। एक सफल मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अपराधी के मन में वह धारणा बन जाती है कि अपराध करने से लाभ होता है, और इस धारणा के चलते वह अपने आप को आपराधिक गतिविधि से मुक्त नहीं कर पाता तथा समाज में अपराध बने रहता है। अरे मेरे खुद गांव में है ना, लोग आजकल पढ़ना लिख के IAS नहीं बनना चाहते हैं, पढ़ लिख के वो आजकल पढ़ते नहीं है, बस कुछ ठीक है 10 12 पढ़ लिए, फिर गैंग है ना, गैंग लीडर बनना चाहते हैं वो आजकल गैंगस्टर टाइप से चल रहा है, मतलब उनकी हीरो वो लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग से आपराधिक संगठनों को मजबूती मिलती है और वे संबंधित राष्ट्र के आर्थिक और प्रजातांत्रिक ढांचे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का शरण होता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे गांव का है, मतलब मेरे गांव में ना एक पड़ोस में, मतलब पड़ोस का गांव का ही है एक है ना, तो सट्टेबाज था एक नंबर का वो, मतलब ये IPL में सट्टेबाजी करना, ये सब चीज़ों में। अब क्या हुआ, उसके सट्टेबाजी कर करके उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए, मतलब आप समझोगे नहीं, मतलब अथाह पैसा है इन चीज़ों में, ठीक है। अब वो सोचा कि यार पैसे तो आ गए, अब मैं क्या करूँ, समाज में सम्मान कैसे मिलेगा मुझे, सब तो मुझे बोलते हैं कि ये तो चोर है, सट्टेबाजी खिलाता है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये है वो है। अब उसने अपनी छवि सुधार करने के लिए क्या किया, सबसे पहले उसने क्रिकेट प्रोग्राम, मतलब होता ना ऐसे प्रोग्राम करवाना, ठीक है, वो किया सबसे पहले, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना, उससे थोड़ा बहुत अपनी फेम जनरेट की, ठीक। फिर उसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी पे बच्चों को होता ना फल बांटना, क्योंकि पैसे तो है ही अब उसके पास, उसको पहले चल ही रहा है ये चीज़। तो अब धीरे धीरे सोचा कि चलो इससे भी नहीं हो रहा, अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गया। अब उसने सरपंच का चुनाव लड़ा पहले, फिर उप प्रधानी का चुनाव लड़ा, और अभी उसने MLA का चुनाव लड़ा है। भविष्य में देख लेना बन भी जाएगा, तो बड़ी बात नहीं, अभी तो चलो हार रहा है, नहीं उसकी वाइफ बन गई है, यहाँ उसकी वाइफ जीत गई है। अब सोचो, अब यही होता है। अब सोचो कि एक बेचारा कोई एक और होगा, कोई बंदा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा होगा, बेचारे के पास पैसे नहीं है, ठीक, मेरे पड़ोस में उनके पास पैसे नहीं है, पर वो समाज के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, पर उनके पास पैसे नहीं है इन लोगों की तरह। तो प्रचार कार्य करना या लोगों को, तुम्हें पता लोगों को तो पैसा ही बोलता है ना। अब ये होता है, ये बंदा हमेशा हार जाएगा, ये हमेशा जीतता रहेगा। इंडिया में यही तो होता है। आप अभी जितने भी लीडर देख लो ना, उसमें 90% लीडर ऐसे ही हैं जो अपने ब्लैक मनी से आज यहाँ पे पहुँचे। कोई से भी राजनेता को उठा के देख लो आप, ये मोदी है, अमित शाह, इनका भी आगे आप पीछे जाके देखो, इन्होंने भी ऐसे कांड किए हैं तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं मतलब बहुत कम लोग होंगे जो अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। तो यही होता है, फिर राजनीतिक शरण होता है। मनी लॉन्ड्रिंग से भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। इसका कारण यह है कि विकासशील और वित्तीय क्षेत्र सुधारों में नए राष्ट्र और विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों को लागू करने की अवस्था से गुजर रहे हैं। दूसरी बात, भारत में भ्रष्टाचार भी है। अरे इनको मतलब समझ रहे हो, अगर ये पकड़े भी जाते तो पुलिस छोड़ देती है पैसे दे दो के, क्योंकि राजनीतिक छत्र छाया होती है इन लोगों की, पैसे होते ही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अर्थव्यवस्था में झूठी मांग, फेक डिमांड का निर्माण होता है, जो किसी भी समय अचानक गायब हो सकती है, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन की पृष्ठभूमि रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिला। और उसके बाद में देखना, रियल सेक्टर एकदम धड़ाम से गिरा है, ऐसे एकदम बूम बूम उठा फिर धड़ाम से गिरा। ज़्यादा धोखाधड़ी, अधिक कॉर्पोरेट गड़बड़ी, गलियों में मादक पदार्थों की अधिक उपलब्धता, वैध व्यापारी लोगों में मनोबल का अभाव होता है। अब स्वाभाविक बताइए, दिक्कत तो होगी। अब भाई समाधान क्या किया जाए? PMLA एक्ट 2002 आया, 2005 है, संशोधन करके 2019 जो भी है, इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए।
FATF, देखो ये पॉइंट मत लिखना, ये तो मैंने चलो सीखा नहीं, डायरेक्ट लिखो FATF की सिफारिशों को उसको अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए। जोखिमों की पहचान करना, नीति निर्माण और समन्वय को आगे बढ़ाना, वित्तीय और अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए निवारक उपाय लागू करना, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने में सहयोगी सभी एजेंसियों या संस्थानों के अधिकारों और जिम्मेदारों को निर्धारण करना, लाभकारी सूचनाओं की उपलब्धता और पारदर्शिता में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परस्पर वैधानिक मदद को बढ़ावा देना। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो ऐसे कार्य भी हो गए हैं जो बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नहीं होंगे। सेकेंड ARC रिपोर्ट में क्या बोला गया है ये जरूर लिखिए, नंबर ऐसे आएंगे अच्छे। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के कार्य क्षेत्र को दायरा बढ़ाने के लिए इस अधिनियम में कभी भी संशोधन किया जा सकता है, तो ये तो कोई पॉइंट काम का नहीं है अभी, ठीक है, छोड़ो। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ED तथा अन्य आसूचना जांच एजेंसियों के मध्य संस्थागत समन्वय को मजबूत बनाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जांच एजेंसियों द्वारा समन्वय में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद की मदद ली जा सकती है, ये भी पॉइंट अच्छा है। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र में सचिवालय और मंत्रालय को शामिल करते हुए एक विशेष सेल का गठन किया जा सकता है, ऐसे कार्य एकत्रित की गई सूचनाओं पर कार्रवाई करना होगा। अन्य उपाय क्या होंगे भाई? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नागरिकों को जागरूक करना तथा उनका सूचना प्रदाता के रूप में उपयोग करना, मतलब ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर कर सके। आंकड़ों के संग्रहण तथा निर्णय प्रक्रिया में बिग डाटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों को मदद करना, मतलब AI का यूज करना। यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय संस्थान प्रत्येक संगठित लेनदेन की रिपोर्ट करे। इस तरह की रिपोर्टिंग से कानूनन प्रवर्तन एजेंसी और अधिकारियों की कार्रवाई करने में मदद मिलती है, ठीक है। अब ये इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट रहेंगे, ध्यान से देखना। FATF की समस्त सिफारिशों को लागू करना, ये तो उधर भी देख चुके हैं। VSL ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना, मतलब जो जैसे मान के चलो अभी मुझे कहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे हो रहा है ये चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो मैं सूचना दूंगा, ठीक है। पर क्या होता है कि इस व्यक्ति की जान खतरे में चली जाती है। जैसे सत्येंद्र नाथ दुबे थे, याद करो, जो कौन सा NHAI में थे, इंजीनियर था, उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो खुलासा करते हैं तब इसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून आया है, इसमें क्या होता है, जो सूचना देता है ना उसकी सुरक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। कानून के साथ जन सहभागिता एवं जन जागरूकता की भी आवश्यकता है, ताकि लोग अवेयर रहेंगे कानून, तभी तो कानून प्रशासन भी अच्छे से काम कर पाएगा ना। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी जरूरत है भाई, पॉलिटिशियन अच्छे से काम करे। देखो क्या होता है ना कि इनको पॉलिटिशियन बचा लेते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे काम होगा। इसलिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिरुद्ध बहल मामले में कहा है कि भ्रष्टाचार व कालेधन से मुक्त समाज हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि ये जरूरी है। नई मनी लॉन्ड्रिंग कानून एवं लोकपाल कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। गैर कानूनी रूप से जमा काले धन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को लागू करना तथा विभिन्न देशों के बीच समझौता करना, तो ये मैंने बताया था उधर। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं इसके लिए? एंगेजमेंट ऑफ ग्रुप्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, UN प्रस्ताव के द्वारा टेरर फंडिंग को रोकने के समझौते हुए हैं। बेसल गाइडलाइंस के द्वारा बैंकिंग प्रणाली मजबूत करना, ये याद रखना, बेसल 3 चल रहा है अभी। इमोनिलिन नामक संस्था के शोध संस्थान को उपयोग करना, ठीक। कानूनी प्रयास क्या क्या कर सकते हो आप? देख, कभी क्या तो UPSC स्पेसिफिक पूछ लेती है, याद रखना है। तो फेरा कानून बनाया गया, पोसा एक्ट बनाया गया, बेनामी संपत्ति एक्ट बनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग रोक अधिनियम 2002 बनाया गया है, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट, मकोका 1999, UP कोका, ये बहुत सारे बने हुए हैं। पारस्परिक विधिक सहायता समझौता, भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, PMLA एक्ट 2012, ये सारी चीज़ें भी है। उसके अलावा बैंकों द्वारा खाताधारियों की समस्त सूचनाएं रखना, जैसे मान के चलो क्या होता है ना, ये लोग जैसे अपन देख रहे थे कि वो ये दूसरों का अकाउंट यूज करते हैं, तो बैंक के पास डिटेल रहेगी तो पता कर पाएंगे कि क्या वो व्यक्ति यूज कर रहा है इस बैंक अकाउंट को। KYC नियमों को ठीक से लागू करना, नो योर कस्टमर, सभी वित्तीय उत्पादों को आधार कार्ड से जोड़ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो पता लग जाता फट से। प्रॉपर्टी को डीमैट खाते में रखने का नियम लागू करना, ताकि जो रियल सेक्टर में जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेंचमार्क की कीमतों को लागू करना, मैं बता रहा था ना कि ऊपर नीचे कर देते हो प्राइस को। अन्य राष्ट्रों के साथ कर और बैंक संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये भी करना होगा तभी पता लगेगा। जस्टिस शाह की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल की अनुशंसाओं को पालन करना, ये याद रखना, कमेटी की रिकमेंडेशन जरूर लिखा करो हर आंसर में। स्वैच्छिक घोषणा योजना, रिसेंट बॉन्ड स्कीम, इस टाइप के। काले धन के वास्तविक मूल स्रोतों की पहचान कर उन्हें मिटाने की आवश्यकता है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाया जाए। वो मोदी इसके खुद सोचो 10 साल 15 साल प्रधानमंत्री बन गया,
और जब स्टार्टिंग में आया तब बोला था कि हाँ सारा काला धन आएगा रात तक 1 रुपये नहीं आया बड़ी मुद्रा 2000 रुपये प्रचलन बंद किया जाए तो ये कर ही दिया है। संसाधनों को तार्किक और समतापूर्वक पुनः वितरण होना चाहिए। चुनावी चंदों या चुनावी खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी खर्चों में समारोह पर होने वाले खर्चों पर भी प्रभावी नियंत्रण हो। संस्थागत प्रयास क्या करने होंगे? सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को स्थापना, ईडी, आरबीआई का साइबर सिक्योरिटी सेल, इनको अच्छे तरीके से काम करना होगा। सेल फॉर कम्बैक्टिंग फंडिंग ऑफ आतंकवाद, गृह मंत्रालय का है ये। टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल एनआईए द्वारा है। और एनआरए, सीएफटी, कम्बैक्टिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, ये सब सारी चीज़ें हैं वो और काम कर सकते हैं। पॉलिसी के लेवल पे अपन को क्या प्रयास करना होगा? 5 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। पहला क्या है इसमें? विश्व स्तरीय अभियान का हिस्सा बनना। अगर कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो तो उसका पार्टिसिपेशन करो, देखो कि वहाँ पे कैसे इस चीज़ों को काउंटर किया जा रहा है। प्रभावी कानून ढांचा बनाना, तो ऐसा नहीं कि लोग ये जो बच के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभावी संस्थाओं की स्थापना करना, कार्मिक प्रभाविता या प्रशिक्षण पर बल देना, तकनीकी और प्रणालियों का प्रसार करना। डिप्लोमेटिक एफर्ट क्या हो सकते हैं आपके? राउंड ट्रैपिंग एवं हवाला कारोबार पर निगरानी, टैक्स एवोडेंस समझौता, वित्तीय गुप्तचरी साझा करना और वित्तीय आसूचना इकाई, फिन नेट, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होगा। गुप्त विदेशी आय व परिसंपत्ति कर आरोपण एक्ट 2015 और बेनामी लेन देन निषेध संशोधन एक्ट 2016 को लागू करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। देखो सबसे दिक्कत जब तक रहेगी, जब तक ये केस में चीज़ें होती रहेगी, तो सबसे बेस्ट तरीका डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दो। ठीक है, कैशलेस या डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल डाटा साझाकरण तंत्र का विकास किया जाना चाहिए। आपराधिक वित्त नेटवर्क में नई तकनीकों का समावेश करना, कार्मिकों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनको हाई लेवल का। अंतर्राष्ट्रीय वियना कन्वेंशन, ठीक है, यूरोपीय कन्वेंशन और FATF ये सब देख ही लिए हैं। IMF, ड्रग्स से क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, छोड़ो ये सब उधर देखते हैं। KYC मानदंडों को उल्लंघन, टैक्स हेवन देशों के साथ अपने वहाँ से एग्रीमेंट करने होंगे, तकनीकी विकास करना होगा, जागरूकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। और एक मिनट रुको, चैलेंजेस है ना ये, ठीक है, वो तो वही बात होगी। प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण, ठीक है, ये भी एक चैलेंजेस है। काला बाजार चैनल, ठीक है, प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। सोचो जो सेकंड ARC रिपोर्ट उसमें लिखा ही था कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जाए। KYC मानदंडों को उल्लंघन करते हैं तो उसको अच्छे से लागू करना। टैक्स हेवन देश, तो वैसे देशों पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना चाहिए। तकनीकी विकास, ठीक है, जागरूकता का अभाव तो जागरूकता बढ़ाओ। बड़े पैमाने पर स्मर्फिंग कार्य होता है तो इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अभाव है तो अब देखो एजेंसियों का अभाव नहीं है, मतलब ये बोल सकते हो ठीक है कि उनमें ट्रेनिंग का कमी रहती है, कोऑर्डिनेशन का कमी रहती है, सेंटर स्टेट का कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें मामले रहते हैं। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए भाई? सबसे पहले तो विशेष सेल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इनको बढ़ावा दो। FATF की सिफारिशों को मानो। वित्तीय पैमाने पर तर्कसंगत आयकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तब लोग टैक्स चोरी करने लग जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना। टैक्स आतंकवाद को रोकना, ठीक है, ऐसा अपने टैक्स टेररिज्म बन जाए, अभी तो नहीं है सरकारी, ठीक है, मतलब वित्तीय संस्थानों की गोपनीयता सूचना को उजागर करना। लक्षित वित्तीय प्रतिबंध, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध घोषित करना। और इसमें ऐसा नॉन कॉग्निजेबल जो है ऑफेंस करना पड़ेगा, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो करते हैं। अब ऐसे लोग समाज में घूमते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये क्या होता है, 1-2 दिन के लिए जेल में जाते फिर आ जाते हैं वापस। तो ये चीज़ याद रखें। काला धन, यदि कोई भी धन, अब देखो ये अपन ने क्या देखा था, एक डर्टी मनी होती है और एक ब्लैक मनी होती है। ब्लैक मनी में क्या होता है, जब टैक्स से आपको टैक्स नहीं देते हो, और वो मनी जो होती है ब्लैक मनी होती है। यदि कोई भी धन अपनी उत्पत्ति स्थानांतरण का उपयोग में किसी कानून का उल्लंघन करता है और जिसे कर के लिए छुपाया जाता है, ऐसे सभी धन काले धन के रूप में शामिल होते हैं। छुपाने के क्या कारण होते हैं भाई? कर, आयकर, आबकारी ड्यूटी, बिक्री कर, स्टाम्प ड्यूटी आदि भुगतान से बचने के लिए, ठीक है, अन्य संवैधानिक अंशदानों से बचने के लिए, न्यूनतम मजदूरी, कार्य घंटे और सुरक्षा मापदंडों से बचने के लिए, विधि और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करने के लिए, ठीक है। काले धन के स्रोत क्या होते हैं? सबसे पहले अपराध हो गया, ठीक है, धोखाधड़ी करना, जाली नोट, नकली सामान की तस्करी करना, ठगी करना, जमानती धोखाधड़ी, गबन, यौन उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों से प्राप्त धन, बैंक धोखाधड़ी और हथियारों का अवैध व्यापार शामिल होता है। भ्रष्टाचार और व्यापार,
व्यापार आवंटित करना, जैसे बिजनेस एलोकेशन में होता है ना कि टेंडर वेंडर देते हैं, तब वहाँ पे ब्लैक मनी अच्छा खासा कमाया जाता है। घूस देकर भूमि उपयोग बदलना या अवैध निर्माण को नियमित करना, सरकारी सामाजिक खर्च कार्यक्रम में चोरी करना, सरकारी प्रक्रिया तेज करना या प्रक्रिया तोड़ने मरोड़ने के लिए पैसा लेना, नियंत्रित मूल्य वाली सेवाओं में कालाबाजारी करना। जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान में, मतलब हर जगह ही होता है कि जैसे मानिए चलो अभी मेरा भाई है, उसका ट्रांसफ़र कराना तो नेताओं को पैसा देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें चलती है। काले धन की बरामदगी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का पीएमएलए एक्ट, फेमा एक्ट हो गया। फेमा और पीएमएलए के अंतर्गत किसी विशेष सूचना की प्राप्ति पर किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 105 के अनुसार अपराध के द्वारा पैदा किए गए धन का संलग्न जब्त करने के लिए पारस्परिक व्यवस्था उपलब्ध है। आयकर अधिनियम और काला धन पर एसआईटी की सिफारिश है। देखो सॉल्यूशन दोनों वही है, क्योंकि उधर जो डर्टी मनी है, अवैध मनी है, उसका भी यही होता है। काले धन को सृजन का समय ही रोकना, भाई टैक्स अगर कोई चोरी कर रहा तो वहीं पे रोक दो उसको। काले धन के उपयोग को हतोत्साहित करना, मॉरल डिस्करेज कर सकते हो उसका। काले धन का प्रभावशाली ढंग से पता लगाना, प्रभावशाली जांच और कानूनी कार्रवाई करना और बड़े मूल्य के नोटों के उपयोग को नियंत्रित करना। तो सरकार कर ही दिया, 2000 के नोट को बंद कर दिया। अब तो सबसे बड़ा नोट इस टाइम 500 का ही है ना, 500 का नोट ही है। भारत मनी लॉन्ड्रिंग दृष्टि से संवेदनशील देश क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि सबसे पहली बात है भारत की लोकेशन, सामरिक अवस्थिति। क्योंकि याद रखना कि हिंद महासागर में बसता है, ठीक है, तो यहाँ से लोग व्यापारिक मार्ग गए, ठीक है। ट्राइंगल एंड अर्धचंद्राकार के बीच अवस्थिति मैंने बताया था कि गोल्डन ट्राइंगल ये इधर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, और गोल्डन क्रिस्टेंट ये वाला मतलब अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जहाँ पे यहाँ पे ड्रग्स होता है, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे यहाँ से ड्रग्स का लेन देन होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। भारत संगठित अपराध के घट के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग फिर कुछ भी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, खाली मन शैतान का घर होता है। भारत आतंकवाद से प्रभावित देश के रूप में भी है। भारत बहुमूल्य धातुओं के व्यापार और कारोबार के रूप में, देखो भारत में हीरो जवाहरात के रूप में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे चलता है, तो लोग उस तरीके से भी यहाँ पे करते हैं। भारत नकदी अर्थव्यवस्था के रूप में है, कैश इकोनॉमी बहुत ज़्यादा भारत में चलता है, तो अभी जाके हुआ ना धीरे धीरे। अभी देखो एटीएम से भी आप पैसे नहीं निकाल सकते अब ज़्यादा 5 बार से, अब ये चीज़ें रेगुलेशन लग रही है, ये चीज़ याद रखना। भारत में मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार की कमज़ोर स्थिति है, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाता है ना, जो विभिन्न कानून बहुत मजबूत नहीं है, और धन प्रतिष्ठा का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा, यही सब सारी समस्याओं को जड़ है। दहेज प्रथा का भी यही जड़ है। समाज में आज उस व्यक्ति की इज्जत नहीं है जो दहेज नहीं ला के शादी कर रहा है। आज समाज में इज्जत है उसकी जो ज़्यादा धन ला रहा है। आज समाज में सबसे ज़्यादा जो करप्शन व्यक्ति है ना, उसकी इज्जत है। जो बेचारा ईमानदारी से जीवन जो के 2 रोटी कमा रहा है ना, उसका नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही, जब समाज के नैतिक मूल्य ही चेंज हो जाए तो वो समाज में फिर कुछ ही नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी समस्या या अभाव है उससे, तो इसीलिए यहाँ पे भ्रष्टाचार ये सारी चीज़ें होती है। आर्थिक अपराधियों का प्रतिशत, जैसे सरकार का रवैया कमज़ोर है, नीरव मोदी, माल्या ये सब भाग जाते हैं। याराना पूंजीवाद है। राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ये यार ये वर्ड बहुत अच्छा है, याराना पूंजीवाद, ये वाला राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। क्रिप्टोक्रेसी का ये मैंने बताया था, क्रोनी कैपिटलिज्म। अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव क्या होते हैं, तो प्रभाव तो सभी से ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पर पॉजिटिव बहुत कम होंगे, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सामाजिक प्रभाव क्या रहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग देश में संगठित आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ावा देता है, तो है ही, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा देता है। मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। इससे समाज में नैतिक और सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अनुकूल देश अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार की तरह काम करते हैं, जैसे पनामा हो गया, साइप्रस, ये सारी चीज़ें याद रखना। बाजार में नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता के कारण युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में आ सकती है। जब फ्री के पैसे आते हैं तो लोग यही करते हैं। वित्तीय संस्थानों, एजेंसियों और बाजार के प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव क्या होता है? विकास योजनाओं पर खर्च करने की सरकार की क्षमता घट जाती है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स के रूप में जब कम पैसा आएगा तो सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी, कैसे करेगी। परिणाम स्वरूप आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। नीति निर्माण करने में सरकारों के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती है, होगी, स्वाभाविक सी बात है कि पैसे नहीं रहेंगे। कई बार यह प्रक्रिया सामाजिक राजनीतिक तंत्र पर नियंत्रण करने की स्थिति में आ जाती है
और यह समस्या तब बहुत जटिल हो जाती है जब अपराधियों, नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ विकसित हो जाता है। सोचो, जब ये तीनों मिलकर देश को लूटने लगेंगे तो फिर क्या हाल होगा भारत का। आर्थिक प्रभाव, सरकार को राजस्व की हानि होती है, इससे सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय प्रभावित होता है। ठीक है, वही सेम पॉइंट। अवैध व अदृश्य धन के प्रवाह के कारण अर्थव्यवस्था की सामान्य गतिविधियों में अनिश्चितता आती है और इसकी स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। वही है, महंगाई बढ़ती है, पैरेलल इकोनॉमी जनरेट हो जाती है। यह धन के संकेंद्रण और आर्थिक असमानता में वृद्धि करता है। ये चीज़ याद रखना। तो ये डायरेक्ट लिखना, डीपीएसपी का उल्लंघन होता है यहाँ पे। यह विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है कि उनको पता है कि भारत में मान के चलो कि टैक्स बहुत ज़्यादा है या यहाँ पे जो है पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जैसे इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे भारत में देखो बिस्लेरी कंपनी है, ठीक है, पानी की कंपनी है, इसके पैरेलल पे आना 10 क्या हज़ारों कंपनियाँ चल रही है बिस्लेरी के नाम पे। उसमें कभी एक वर्ड चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। अरे ये वो देख लेना कि बिस्लेरी से ज़्यादा तो ये फेक जो है ये बिक रही है। ये सब जगह है, एडिडास में देख लो, सब जगह है। इससे वैध व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रुपए की विनिमय दर में अस्थिरता आती है और इससे आयात निर्यात प्रभावित होगा। फिर सब अच्छी बात है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, उनके मूल्य में अस्थिरता आती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना सोशल मीडिया। देखो ना, एक चीज़ याद रखना, जब भी मेरे नोट्स देखो, अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो इनको ना जब आप खाना बनाओ, जो भी है कुछ काम करो, जब फ्री में रहो ना, तब सुन लेना। बार बार इन क्लासों को सुनना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इन नोट्सों को बार बार पढ़ोगे ना, मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो आपका ना फिर अच्छे से मैच्योर आंसर लिख पाओगे। अभी क्या हो गया, आप सिंगल लिख रहे हो। अब देखना, जैसे अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग है, याद रखना, सोशल मीडिया को भी कैसे इफेक्ट करेगा। अभी यहाँ तो नहीं दिखा अपने को, परंतु जब आप बार बार रिवीजन करोगे ना, तब दिखेगा ये चीज़। देखो क्या होता है, जब मान के चलो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आ जाएगी लोगों की, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बड़े बड़े जो टीवी चैनल होते हैं उनको खरीद लेंगे लोग, और अपने अनुसार जो है सारी चीज़ें चलाने लग जाते हैं, टीआरपी के लिए चलाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो फायदा मिलेगा। इन क्लास का फायदा है कि आप इनको बार बार सुनो तो माइंड में घूमेगा आपके। अब देखो, सोशल मीडिया में याद रखना कि सब कुछ आता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी चैनल, यूट्यूब सब आएंगे, देखते हैं बीच में देखेंगे। अब प्रत्येक साइबर मंच पर लोगों के बीच इंटरनेट आधारित संचार, जिसके तहत वे अपने विचारों, फोटो, वीडियो और जानकारी के साझा और आदान प्रदान करते हैं, सोशल मीडिया कहलाता है। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब, आजकल तो क्या कर दिया, इसका एक्स कर दिया ना, यूट्यूब, ब्लॉग, नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो होती है वो। अब सामाजिक मीडिया और पारंपरिक मीडिया में अंतर क्या है। ठीक है, देखो, प्रिंट मीडिया में अखबार आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सोशल मीडिया, ये सब सारी चीज़ें आएगी। तो ये याद रखना है, 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है। दायरा इसका सीमित होता था पहले। प्रिंट मीडिया तो भाई अखबार तो सीमित ही है ना, इसका विस्तारित है। ये 1 to 1 होता था, जैसे मान को एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, एक ही होगा। ये 1 to many होता है। ठीक है, साक्षरता आधारित होता है, इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें क्या था, ग्राफिक्स के यूजर, जैसे मान के चलो वीडियो के द्वारा, तो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा ना। साइट स्थान आबद्ध होता है। ठीक है, ये स्वच्छंद है, ये फैल सकता है कहीं पे भी। नॉन रिवर्सेबल, कठोर सुधार बदलाव आसानी से नहीं है, क्योंकि एक बार अखबार में छप गया। यहाँ पे इजली रिवर्सेबल है, आराम से। अगर मान के चलो गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे चली गई तो आप हटा के दोबारा कर सकते हो, फेसबुक पे, कहीं पे भी। ये घटना घटने के बाद होता है, ये घटना के दौरान ही हो जाता है। जैसे देखो, अभी अहमदाबाद में घटना हुई थी, तो वहीं पे न्यूज़ चैनल पहुँच गए और वो एक लाइव प्रदर्शन दे रहे हैं, और अखबार में, न्यूज़पेपर में अगले दिन आती है। ये समय आबद्ध होता है। ठीक है, ये 24/7 होता है। एक इंद्रियों पर ही प्रभाव डालता है, पर ये 2 इंद्रियों से शुरू होता है और 5 इंद्रियों को प्रभावित करता है। भौतिक दूरी अर्थहीन हो जाती है और भविष्य का संचार है ये। मीडिया घरानों का नियंत्रण होता है। ठीक है, आम जनता के हाथों में। आज कोई भी यूट्यूब पे सरकारों के डिसीजन कर सकता है, कुछ भी आप बना के डाल सकते हो ना। पारदर्शिता जाता है, चर्चा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और सहभागिता को बढ़ावा देता है। केंद्रीकृत सूचना तंत्र है और विकेंद्रीकृत सूचना तंत्र। तो ये याद रखना इसके पॉइंट। अब सोशल मीडिया के उपयोग तो याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तो नकारात्मक क्या है भाई, सबसे पहले दंगे फैलाता है ये, जैसे महाराष्ट्र में दंगे फैले, नूह में दंगे फैले। गलत सूचना फैलाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैंने बताया था ना, ब्रेन वॉश करने में केरल के लोगों को
स्टूडेंट का सोचो यूट्यूब के द्वारा बहुत सारे ऐप होते हैं उनके द्वारा यूज करना। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, अफवाहें फैलाना व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है, दूरव्यसन, लत, सांप्रदायिक हिंसा आदि। और क्या मीडिया का भटकाव है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए संकट है। मीडिया देखो ना, वही सचिन जो तो सीमा हैदर थी उस पर ध्यान दे रही थी, बेरोजगारी ये सब चीज़ें मुद्दे हैं ही नहीं इनके लिए। फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिलता है, अश्लीलता फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाया जाता है, शरणार्थी संकट को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है, नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है, ट्रायल मीडिया विभत्स मीडिया है, संवेदनाहीन मीडिया है, पाखंडी मीडिया है, पेड बिकाऊ मीडिया है, फेक झूठा फैलाती है, भड़काऊ है, पक्षपाती और नकारात्मक न्यूज़ है, छवि गढ़ता है, बिगाड़ता है, निराशावादी, अभिजात्य और सनसनीखेज मीडिया। एक दिन में किसी को सुपरस्टार बना देगा, एक ही दिन में किसी को एकदम नीचे गिरा देगा। तो हम पीठ पत्रकारिता मतलब निजी लाइफ में झांकना है, मतलब कोई का भी देखो ना आजकल 1 मिनट में वो कहाँ पे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, झूठे विज्ञापन दिखाना, स्वघोषित विद्वता दर्शाना, सेलिब्रिटीज़ का अपमान करना, रूढ़िवादी संगठित अपराध और भाषाई संघर्ष को बढ़ावा देता है ये लोग। सेनावाद सेना बलों के मनोबल को डाउन करता है। याद करो कारगिल के युद्ध में ऐसा हो गया था, और इधर मुंबई में जो अटैक हुए थे उसमें क्या कर दिया था इन्होंने। अपराधों को लोकप्रिय बनाते हैं लोग, साइबर अपराध, निजता संकट, ठीक है, डेटा चोरी को बढ़ावा देते हैं, घृणा स्पीच से वैमनस्यता को बढ़ती है समाज में, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार होता है, लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों को चुनौती मिलती है इससे, सुरक्षा से ध्यान भटकता है मीडिया का, ठीक है, मतलब सुरक्षा से ध्यान भटकाता है मीडिया। देखो क्यों, जैसे मैंने वो बताया था कि अभी देखो ना, कभी भी एक चीज़ याद रखना कि जितना ज़्यादा ओवर कंट्रोल होता है ना जनता पे, आप हर चीज़ दिखाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट की जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी लीक हो जाती है। मुझे याद है जब भारत पाकिस्तान अभी युद्ध हो रहा था उस टाइम मीडिया बॉर्डर पे भी पहुंच गई थी और वहाँ से उनका पर्सनल इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तो ये चीज़ें सही नहीं है। वेस्ट टू टाइम है, अस्तित्व का खतरा है, संबंधों का मशीनीकरण हो गया आजकल लोग देखो ना, सामने बैठे हैं बात नहीं करेंगे, हाँ व्हाट्सअप खेल रहे हैं सामने बैठ के भी। तो ये क्या है, मैकेनाइजेशन हो गया रिलेशनशिप का। कल्पना लोक में ले जाना, ड्रीम दिखाना, क्योंकि आज आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, आप देखो कि यार एक व्यक्ति इतनी कम एज में क्या क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अनावश्यक तनाव और कुंठा घर्षित हो जाते हैं, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा मिलता है, कट्टरता और अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। पर ऐसा नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, सामाजिक जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है, सरकार के कैंपेन को बढ़ावा देते हैं। अगर मान के चलो कि कोई क्राइम चल रहा हो, कोरोना में जैसे बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया। संचार का सबसे सस्ता और तेज़ रूप है, आराम से इजीली हर लोगों के पास में मोबाइल है। अन्ना आंदोलन, आप पार्टी इनके कारण ही उभर पाई। बहस और चर्चा की संस्कृति को प्रसार करता है, डिबेट होता है यूट्यूब पे, इन पे चैनलों पे। बड़े मीडिया घराने के टूटते आके एकाधिकार है। आज देखो ना, वो रवीश कुमार खुद अपना चैनल बना लिया और करोड़ों में आज सब्सक्राइबर है उसके। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, प्रशासन में बढ़ावा मिलता है उससे। जनमत का निर्माण होता है, सरकार की निगरानी या कमियों को उजागर किया जाता है। कोई भी एक सरकार क्या गलत काम करे फट से आ जाता है न्यूज़ में। स्टिंग ऑपरेशन से अनियमितताओं को उजागर करना, जैसे अभी राजस्थान में है ना, खाद बनाने वाली कंपनियों को पकड़ा गया है। मानव संसाधन का विकास होता है, सीखने पढ़ने को, तो आईएएस की तैयारी हो, सोचो यूट्यूब से, इनसे वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कर रहे हो आराम से। सूची समाज होता है, ज्ञान समाज को बढ़ावा मिलता है उससे। सरकारी योजनाओं को जनताओं तक पहुँचाने का, जोड़ने और उसे जोड़ने का कार्य करती है। जीवन की शून्यता को समाप्त करते, जब आप सोचो खाली फीली रहो तो आराम से यूट्यूब देख लो, मूवी, वेब सीरीज, ये सब देख लो। चीज़ें प्रॉब्लम भी है परंतु समाधान भी है कुछ चीज़ों का। सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फेसबुक। जैसे मान चलो, अब मैं लगभग मेरे कॉलेज के दोस्त, मान के चलो मेरे स्कूल के दोस्त, अब वो ऐसे तो मैं मिल नहीं सकता उनको, मैं पता भी नहीं कहाँ पे हैं, पर मैं आज सोशल मीडिया में आराम से उनको देख सकता हूँ, अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सूचनाओं के प्रति सूचित रखना, भाई जैसे अभी ईरान इराक का युद्ध ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, क्या हुआ उसमें। सक्रिय नागरिक बन जाते हो आप, एक्टिव नागरिक रहते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चरम है, आराम से आप यूट्यूब खोलो, सरकार को जो गाली देना दीजिए पहचान के संकट से बचाता है, और ये भी आराम से अपन हिडन कैमरा रख के आप अपनी कुछ भी बोल सकते हो। मानसिक संतुष्टि है, क्योंकि व्यक्ति को ना जब अपनी इमोशन को प्रकट कर देता तो आदमी संतुष्टि मिलती है, तो कहाँ जाए, तो यूट्यूब खोलो, अपना फेस मत लाओ डालो
अंतर्दृष्टि सकारात्मक होना चाहिए, वाक अभिव्यक्ति को सशक्त बनाता है। ग्लोबल विलेज बन गया है आज, आराम से आपके दोस्त बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में दोस्त बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। सरकार की अतार्किक नीतियों और कानूनों के खिलाफ अभियान चलाने और आंदोलन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब जो समस्या है उनका समाधान देखो, अब याद रखना कि आप ये बोलोगे मीडिया को हटाई दो, वो चीज़ समाधान नहीं होती है। जो इसकी कमी है उसको दूर करो ना, जो इसके पॉजिटिव उपयोग है वो तो उसको तो उल्टा और बढ़ावा देना चाहिए। जो कमियां हैं उसको दूर करो ना आप। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मीडिया ना खुद का सेल्फ रेगुलेशन करे, जैसे अपने आप को तटस्थ मीडिया बनाए, सब कुछ जैसे बीजेपी कांग्रेस नहीं, दोनों का दिखाए भाई, इनका ये पॉजिटिव इनका नेगेटिव है, ये सब चाहिए। सटीक मीडिया हो, ऐसा नहीं कि फालतू की इन्फॉर्मेशन फैला रहे। संयमित मीडिया हो, प्रगतिशील मीडिया हो। परंतु ये कभी नहीं होगा क्योंकि टीआरपी के लिए उनको भोगना पड़ता है फालतू के, क्योंकि आप भी फालतू जैसे मुझे याद है जब वो भारत पाकिस्तान न्यूज़ चल रहा था ना, तो उसी न्यूज़ को देखने मन करा जिसमें हेडलाइन में लिखा था देखो अभी भारत ने वहाँ पे मतलब अटैक कर दिया, मतलब कुछ हो भी नहीं रहा, परंतु वो अपने आप को मतलब यही तो होता है ना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 प्रिंट मीडिया मानकों के लिए है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी खबरों की नैतिकता मापन के लिए है। नागरिक सहयोग और समर्थन, जैसे सही सूचनाओं का प्रसार हो, मिनिमम यूज हो, स्कूल सदुपयोग 50 सोशल मीडिया की जरूरत है, अनावश्यक अनिवार्यता नहीं। टीके विश्वनाथन समिति व्हाट्सएप रेगुलेशन, तो ये बाद में आया भी, ठीक है। राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति, आईटी एक्ट को कठोर करना है। डेटा चोरी पर एफबी या गूगल से रिकॉर्ड मांगना, जवाबदेहिता तय करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट शिकायत काउंसिल, गलत प्रशासन या शिकायत करना। ई मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र आईटी मंत्रालय के तहत है। सतर्कता का तंत्र का निर्माण करना, बीएनसी कृष्णा रिपोर्ट, डाटा प्राइवेसी के लिए याद रखना चाहिए। प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2007, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, काउंटर इन्फॉर्मेशन यूनिट और साइबर दोस्त घरेलू मतलब होम मिनिस्ट्री के तहत है। इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप क्या हुआ, अधिनियम 2000 की धारा 69A, ये मामला था छोटा पनी। आगे की राह डेटा स्थानीयकरण हो, लोकलाइजेशन होना चाहिए, क्षमता विस्तार, कैपेसिटी एक्सटेंशन विस्तार होना चाहिए। आज सूचना एकत्रित करना, राष्ट्रीय सोशल मीडिया की पॉलिसी, विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता है, क्योंकि समय के अनुसार कानूनों में अपग्रेडेशन होना भी बहुत जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। रोल ऑफ सोशल मीडिया का क्या है भाई, मीडिया का सूचना चौथा स्तंभ है, याद रखना, डेमोक्रेसी चौथा पिलर रहता है। शासन के प्रति जागरूकता, विचारों को प्रमाणित करने में। प्रजातंत्र में क्या होता है, भागीदारी बढ़ाता है, खुलापन लाता है, वार्तालाप, समुदाय जुड़ाव को बढ़ावा देता है। शासन में परिवर्तन लाने के लिए साधन है ये। सिटीजन लेड गवर्नेंस, उसको बढ़ावा देता है। अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिकरण और राजनीतिक संचार को जन केंद्रित बनाना। पुलिसिंग, बेहतर खुफिया क्षमताएं, जांच में सहायता, चेतावनी, रुझान, पूर्वावलोकन और इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो अपन ने देखा कि जो मीडिया में जो अभी प्रॉब्लम है, ठीक है, पर इसके कारण अब कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट हो रही है, तो ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ना आजकल अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, वो पहले भूल जाओगे, पहले जो पूछती थी। अब देखो अपने जो सिलेबस का टॉपिक है ना, अब चालू हुआ है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा था, ठीक है। अब देखो सूचना संचार तकनीकी आईसीटी सकारात्मक है, ठीक है, सहज उपलब्ध है, ठीक है। आज हर कोई यूट्यूब कुछ भी आप चला सकते हो, सस्ता संचालन है, कोई पैसा से नहीं लगता, बस डेटा का खर्चा लगता है। पहचान छुपाने की क्षमता, आराम से अपना आइडेंटिटी छुपा के भी कर सकते हो। जैसे ओनली आईएएस के जो सुमित सर थे हो ना, अभी 2020 में शायद उन्होंने अपना रिवील किया था, फोटो ने कोई नहीं जानता था उनको। मैं उनका अच्छे तरीके से 2017-18 से शायद मैं 19 से फॉलो कर रहा था, पर वो 16 से पढ़ाना शुरू कर रहे थे, उनको कोई नहीं जानता था, अभी जाके वो फेस सामने लाए हैं। विस्तारण की क्षमता है, ठीक है, एकीकरण की क्षमता है, लाइक मोबाइल, ठीक है। इंद्रियों को छूने की क्षमता है, ई गवर्नेंस के रास्ते गुड गवर्नेंस भी लाएगा। पर चैलेंजेस क्या है आईसीटी का, साइबर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जैसे मोबाइल आ गया तभी तो सोचो ना, आजकल बैंक फ्रॉड ये सब चीज़ें क्यों हो जाती है, इसीलिए तो हो रहा है ना। पहले जो कीबोर्ड पे क्या क्या हो जाएगा, उसमें कोई मैसेज आता नहीं। विचारधारा का प्रसार है, ठीक है, आराम से आइडियोलॉजी का एक्सपेंशन मिलता है इससे। भर्ती अभियानों को बढ़ावा मिलता है, चंदा उगाही होती है, अनैतिक व्यापार को बढ़ावा मिलता है, सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार आराम से कर सकते हो, कमजोरों को ब्रेन वॉश कर सकते हो, आतंकियों को ट्रेनिंग, योजनाओं को मार्गदर्शन, सामरिक अधोसंरचना पर हमला करना और वेबसाइट पर हमला करना।
अरे हाँ, कल ही MK यादव जो चैनल था ना, उसको किसी ने हैक कर लिया। सोचा आजकल ये चीज़ें है, साइबर आक्रमण करना, ठीक है, साइबर युद्ध होना, अमेरिका CIA संपर्क रहित युद्ध छद्म आवेश हमलाकार होते हैं, साइबर अपराध को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, मालवेयर हमले, स्पाईवेयर हमले, ऑनलाइन सेवाओं को बाधित करना, हैकिंग, क्रैकिंग, पासवर्ड चुराकर अनाधिकृत प्रवेश, स्पैमिंग, गैर जरूरी सूचनाएं भेजना, स्टॉकिंग, जाल में फंसाना, स्पफिंग मतलब झूठे ईमेल भेजना, ये आता होगा, वेलिंग, आर्थिक अपराध, इस्लामी हमले, बैंक खातों पर हमला, ई पायरेसी, पोर्नोग्राफी, साइबर मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर हमला, साइबर वेंडिलेशन, डाटा चोरी, कॉर्पोरेट विलोपन। बस ये पता होना चाहिए, लिखना नहीं, बस इतना लिखो, बस साइबर अपराध ये पता होना चाहिए किस प्रकार के होते हैं। ICT की दुष्प्रभाव क्या है भाई? सामरिक अधोसंरचना खतरे में है। जैसे अभी याद रखना एक ही है ना, आजकल सब देखो कंप्यूटर बेस्ड चलता है सब कुछ। जैसे आपका पावर ग्रिड हो, ठीक है, मेट्रो का जो परिचालन होता है, एक देखो ना, आगे युद्ध ये नहीं होगा कि यहाँ पे बम फोड़े जा रहे हैं, उससे कुछ ही नहीं होगा। 1 मिनट में लगेगा कि भारत का जो परमाणु कोई बम मतलब न्यूक्लियर साइट कुछ है जहाँ से एनर्जी है, उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे चाइना ने अटैक कर भी दिया था इधर परमाणु रिएक्टरों पे। तो ये चीज़ें होगी आगे जाके। सामाजिक व्यवस्था खतरे में है। आजकल देखो ना, पारिवारिक विघटन होने का कारण सबसे बड़ा कारण ये भी है। लोग टीवी टेलीविज़न पहले साथ देखो, ध्यान से बना, एक थोड़ा सामाजिक प्रोसेस समझो कि कैसे समाज जो है धीरे धीरे बदलता है। पहले सोचो कि जब मुझे याद है कि हमारे स्टार्ट जब टीवी भी नहीं था घर में, तो सब लोग साथ में बैठ के कुछ ना कुछ गेम खेलते थे, जो भी है, ताकि साथ में रहते थे। धीरे धीरे टेलीविज़न आया, चलो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे चलो थोड़ा कम अच्छा हुआ, ठीक है, लोग एटलीस्ट टेलीविज़न तो साथ में बैठ के देख रहे हैं। फिर आया डिश टीवी। अब डिश टीवी से क्या हुआ कि लोग सब अपने अपने पर्सनल रूम में लगाने लग गए, तो ये होगा परिवार का विखंडन। उसके बाद में छोड़ दो ये तो ये चीज़, अब है हर के, अब ये तो देखो, चलो यहाँ पे तो एटलीस्ट न्यूक्लियर फैमिली तो साथ में रही, यहाँ हो गया सबके पास में अलग अलग मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है, पेरेंट्स के पास मोबाइल है, तो आज ये सब अलग अलग है। रूम में बैठे तो होंगे एक साथ, पर सब अलग अलग है। तो ये है सामाजिक बिखराव। सामाजिक नियंत्रण खतरे में है, सोशल कंट्रोल ही नहीं है। अब आप मोबाइल पे कोई भी गतिविधि कर सकते हो बैठे बैठे कहीं से भी। अरे समाज वहीं पे कंट्रोल कर सकता है जहाँ दिख रहा, जहाँ दिख ही नहीं रहा हो क्या कंट्रोल करेगा। सामाजिक सौहार्द खतरे में है। एक वही व्यक्ति सोचो कि जो आराम से आपके सामने अच्छा बन के बैठा है, परंतु उसके सोशल मीडिया में वो एकदम घृणा विचारधारा फैला रहा है। आर्थिक संस्थाएं खतरे में है, सेनाओं की व्यवस्थाएं खतरे में है, सामरिक संस्थाएं खतरे में है, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा खतरे में। डार्क वेब, बिटकॉइन और आतंकवाद वित्त पोषण से संपन्न है। साइबर अपराध, OECD के अनुसार बिना पूर्व अनुमति आंकड़ों के संसाधन और संचरण से संबंधित कोई भी गैर अनैतिक, अनाधिकृत तो काम साइबर अपराधों की श्रेणी में आता है, जैसे अश्लील साइट्स, स्टेनोग्राफी, क्लोन वेबसाइट बनाना, पूर्ण सामाजिकरण भी बहुत बड़ी समस्या है। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर ही देते हैं। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें क्या है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर आपको क्या क्या करना। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा उभरता हुआ मुद्दा है। आगे UPSC में देखो इससे ऐसे भी आ चुका है, आगे जाके आप स्पेशल ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आगे आने वाले टाइम के लिए। परिभाषा क्या है इसकी? साइबर स्पेस में डाटा नेटवर्क तथा साइबर उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था या साइबर सुरक्षा है, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में है ये। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, FinCERT की स्थापना, साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना, भारतीय साइबर अपराध समन्वय कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करना। सरकार ने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे साइबर हमलों के खिलाफ विशेष सुरक्षा की जरूरत है की सूची तैयार की है। सन 2013 में साइबर सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं साइबर सुरक्षा नीति 2013। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसको 2008 में संशोधित किया गया है। IT अधिनियम के तहत अपराध सेक्शन 65-66, निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2018, और ये UPSC ने अभी क्वेश्चन पूछा। ये देखो ना, अभी पारित हुआ था और UPSC ने मेंस 2024 में पूछा। राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, अभी देखिए पॉइंट रिपीट हो गया। ये तो अपन यहीं तो देखे थे पहला पॉइंट, ठीक है। दुरुपयोग की मनोवृत्ति छोड़नी होगी, ठीक है। तकनीकी प्रयास क्या होंगे? एंटीवायरस, एथिकल हैकर, मान के चलो कि जो मतलब ऐसे हैकर होते हैं ना जो सिस्टम को
गलत यूज़ करते हैं, ऐसे पॉजिटिव यूज़ करो। जैसे मान के चलो कि कोई आपके मोबाइल को कोई हैक कर दिया, तो आपको ऐसे व्यक्ति का पता होना चाहिए जो इससे बचा सकता है आपको। पासवर्ड सुरक्षा प्रणाली, फायरवॉल प्रणाली, बायोमेट्रिक सुरक्षा के उपाय। अरे ना कल ही टेलीग्राम पे चल रहा था कि बहुत सारे डाटा चोरी हो गया है, तो सब अपने पासवर्ड चेंज कर लो। अब यही होगा और क्या होगा। इंटरनेट डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स गठन करना, CERT-IN, NIC CERT, NCIPP IPS, RBI साइबर सुरक्षा सेल, मालवेयर एंड बॉटनेट क्लिनिक सेंटर। ये याद रखना, ये यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है इनके बारे में। भारतीय साइबर अपराध कोऑर्डिनेशन सेंटर, दूसरे देशों के साथ साइबर समझौता भी करना। राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना संरचना संरक्षण केंद्र, ठीक है। साइबर शिक्षा को बढ़ावा देना, कार्यशालाओं से अधिकारियों को प्रशिक्षण, साइबर अपराध जागरूकता को बढ़ावा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए। साइबर सुरक्षित भारत पहल को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र की स्थापना करना, राष्ट्रीय क्रिटिकल सूचना संरचना के संरचना केंद्र। ये डायरेक्ट ये याद रखो। नेत्र इंटरनेट सर्विलेंस सिस्टम है ये। अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कैसे भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव जो है उसको लागू करो। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन, ये चीज़ याद रखना। साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक केंद्र बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन 2018 का राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा पत्र। इंटरनेट गवर्नेंस का विचार सतत कदमों के साथ वैश्विक संस्था बनाने का प्रयास भी करना होगा ताकि अच्छे लेवल पे मॉनिटर हो सके। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर, ऐसी चीज़ें इंटरनेट मतलब बड़े लेवल पे चल रही है, तो उनको भाई सबाई बात। देखो एक चीज़ याद रखना, ये समस्या वैश्विक है, तो वैश्विक जो प्रयास चल रहा है उनका भारत को पार्ट बनना ही चाहिए। पहली बात, उससे क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है कि आप कैसे कहीं नए नए सिस्टम का अपडेट कर से कैसे बच सकते हो, क्या सारी चीज़ें। क्योंकि भारत के पास तो तकनीकी तो कमियां है ही ना, तो अब वैश्विक लेवल पे क्या कर रहे हैं उससे सीख तो सकते हैं अपन। ठीक है, आगे देखो। साइबर सुरक्षा का कार्य क्या होता है, संचार उपकरणों, नेटवर्क, कंप्यूटर, प्रोग्राम तथा सूचनाओं आदि तक किसी अवैध पहुंच सूचनाओं के चोरी तथा उन्हें बदलाव तथा उन्हें नष्ट करने के सभी प्रयासों को असफल बनाना। आयाम क्या होने चाहिए, सबसे पहले नेटवर्क सुरक्षा। याद रखना, देखो ना, जैसे मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना ये चीज़ कभी भी ना, जैसे पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। डाटा चोरी के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये वही ये चीज़ है। सूचना सुरक्षा होनी चाहिए, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, एप्लीकेशन सुरक्षा, आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो अच्छे से जानो, ईमेल की सुरक्षा, डाटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर का स्थापना। साइबर अपराध ये देख चुके हैं, इसमें कंप्यूटर का मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों या संस्थानों से जुड़ी डिजिटल और ऑनलाइन सूचनाओं तक अवैध पहुंच बनाई जाती है। साइबर अपराधी द्वारा सोशल नेटवर्क, ईमेल, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर, वेबसाइट आदि जैसे प्लेटफॉर्म उपयोग करके हमला किया जाता है। साइबर अपराध के टूल्स क्या क्या होते हैं, मालवेयर, हैकिंग, कंप्यूटर वायरस, फिशिंग, जीरो डेज, साइबर बुलिंग, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। रेंसवेयर, स्पूफिंग, फार्मिंग, साइबर हमला, ये सारी चीज़ें। अब ये थोड़ा समझने के लिए भाई ये क्या क्या होता है। साइबर जासूसी क्या होती है, साइबर हमले का एक रूप है। इस प्रक्रिया में निजी लाभ के लिए किसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां या सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था की गोपनीय, वर्गीकृत और संवेदनशील डाटा या बौद्धिक संपदा की चोरी की जाती है। जैसे मान के चलो कोका कोला बनाने का एक फॉर्मूला होता है, अगर उसका माल चोरी कर लिया तो आप खुद बना लोगे। साइबर आतंकवादियों या आतंकी संगठनों द्वारा अपने लक्ष्य और उद्देश्य पूरा करने के लिए साइबर स्पेस और इंटरनेट का उपयोग करना ही साइबर आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। साइबर युद्ध, और आगे जाके ना देखो साइबर युद्ध ही होंगे, ये चीज़ याद रखना। किसी देश या उसकी एजेंसी द्वारा निजी हित के लिए किसी अन्य देश के साइबर स्पेस और सूचना तंत्रों को हानि पहुंचाना साइबर युद्ध कहलाता है। कार्रवाई क्या होती है, सरकारी वेबसाइट या नेटवर्क को हैक करना, अनिवार्य सेवाओं की आपत्ति को क्षति पहुँचाना, राष्ट्र की संवेदनशील सूचनाओं की चोरी करना, संचार नेटवर्क एवं उपग्रह प्रणाली को क्षति पहुँचाना, इंटरनेट पर आधारित वित्तीय प्रणाली को क्षति पहुँचाना। तो जो आपके सारे डाटाबेस है उसको एक मिनट में बैंक से ख़त्म कर दे, फिर क्या कर लोगे, आपके कितने पैसे जमा थे सब कुछ खत्म। देश के परिवहन तंत्र या ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को बाधित करना। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। वर्तमान में इंटरनेट यूजर्स की संख्या मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में नागरिकों की निजी डिजिटल सूचनाओं डाटा सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो ना, इसीलिए कुछ मूवियाँ देखती रहनी चाहिए। मतलब कभी कभी मैंने बहुत सारी ऐसी मूवियाँ देखी जिसमें साइबर सिक्योरिटी चैलेंज थे। जैसे आप है ना मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखते हो, आजकल तुम्हें पता है कि डाटा चोरी, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आप अलाउ कर देते हो कि हाँ फ़ोटो एक्सेस सबका अलाउ है,
तो आराम से आपकी फ़ोटो चुरा के आराम से थर्ड पार्टी को बेच सकता है। अब जब तक नॉर्मल फ़ोटो तब तक कोई दिक्कत नहीं, पर आप असंवेदनशील फ़ोटो अगर रखते हो अपने मोबाइल में तो समझ बात वो चोरी होती है, इसलिए रखना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ याद रखो। आज भारत में बैंकिंग, संचार, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा आदि सभी क्षेत्र कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित है। ऐसे में देश में इन सेवाओं की सतत आपूर्ति और देश की संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है भारत। मतलब सोचो जैसे मेट्रो का परिचालन हो ही नहीं सकता, कब मेट्रो कब कौन से टाइम पे आएगी जाएगी क्या है सब कुछ। विगत कुछ वर्षों में भारत में जिस तीव्रता से डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और तेजी से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है, ये बात भी सही है। ऐसे में लोगों के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए साइबर स्पेस की सुरक्षा करना अनिवार्य है। वर्तमान में देशी विदेशी तत्व और आतंकवादी संगठन देश में हिंसा और अशांति फैलाने, धन जुटाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही निजी और सार्वजनिक डिजिटल सूचनाओं को हैक करने में भी सफल हो रहे हैं। सोचो आतंकवादी फंडिंग ऑटोमेटिक उनके पास पैसे आ जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में होने वाले युद्ध साइबर स्पेस से लड़े जाएंगे। इस तरह देश के समूचे साइबर स्पेस को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करना आवश्यक है। एडवर्ड स्नोडेन के द्वारा किए गए खुलासे के बाद अन्य देशों के साथ साथ भारत के साइबर स्पेस को भी साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील माना गया है। राव इंद्रजीत सिंह की समिति की अनुशंसाओं को पालन। अब ये याद रखना, कमेटी के नाम जरूर आंसर में आप इन्वॉल्व करो, तब जाके बहुत अच्छा होगा। चैलेंजेस क्या है भाई साइबर सुरक्षा में? आज भी देश में साइबर सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व सरकारों पर डाला गया है। सोचो लोग रिस्पॉन्सिबल लेते ही नहीं है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका और हस्तक्षेप अपर्याप्त है। तो भाई लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, फिर कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी साइबर खतरों से निपटने के लिए देश में पर्याप्त प्रशिक्षित ट्रेन जो फोर्स है उन उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण संरचना और योग्य प्रशिक्षकों की भी कमी है। देश के नागरिकों और संगठनों में साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न है। तो वही बता रहा था, लोग जानते ही नहीं हैं। आज भी देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में आवश्यक साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रमों का समावेश ही नहीं हो पाया है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जैसे एनसीईआरटी में डालो, अभी नई एनसीईआरटी बन रही है, तो ये अच्छा पॉइंट है। भारत में डिजिटलीकरण ऑनलाइन की संस्कृति में जो तेज़ गति से बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा सुरक्षा तंत्र का विस्तार उस गति से नहीं हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों निजता के संरक्षण और गोपनीयता संबंधी मुद्दों पर व्यापक मतभेद देखा जाता है। दूसरी बात, आर्टिकल 21 आजकल राइट टू प्राइवेसी बन गया, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका अच्छे से प्रबंधन हो। तो ये चीज़ याद रखना। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा, टॉपिक नंबर 18। अब अपना टॉपिक नंबर 19 और 20 बचा है, जो कल कंप्लीट हो सकता है। मैं कल ही कंप्लीट करवा दो इसको, नहीं तो मंडे को तो मतलब मैं महीने में कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब ध्यान समझना, अगर आप बोले इंडियन सोसाइटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन सोसाइटी शुरू कर देंगे। अब ये चीज़ याद रखो, साथ के साथ अब इंटरनल सिक्योरिटी जैसे 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले हो सकता है कल ही करवा दूँ। 30 जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सारे आंसर लिख लेना, फटाफट लिख लिख के मेरे से चेक करवा लो। नहीं करवाओगे तो फिर पछताओगे बाद में। ये काम कर लोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। साथ के साथ करते चलो। कौन कौन भाग गया होगा? भाग गए होंगे 2-3 लोग। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, साथ के साथ आंसर राइटिंग, देख के ही आंसर राइटिंग कर लो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये मेरी क्लास है ना, बार बार सुनते रहो रिकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने इसमें देखो, मैं जो नोट्स में लिखा है वो पढ़ के सुना ही रहा हूँ, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निष्कर्ष निकाले हुए पॉइंट है 4-5 बुकों के ही। तो ये सुन लोगे ना तो माइंड में चीज़ें जो अभी लग रहा है कि सर ये याद नहीं होगा कैसे, वो सब याद होने लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी चाहे देख के आंसर राइटिंग लिख लो, ओनली आई से देख के लिख लो, दृष्टि से थोड़ा दोनों में देख के, मेरे नोट्स का दोनों का यूज़ करो, आपके पास जो नोट्स है उसका यूज़ करो। ऐसे करके लिख लो सारे आंसर। और एक एक आंसर लिखने से क्या होगा निखिल, तुम एक ही आंसर क्यों लिख रहे हो? ठीक है सर, लिखिए, फटाफट लिखिए, चेक कराते जाओ। फिर इंडियन सोसाइटी शुरू करेंगे। इंडियन सोसाइटी में तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी के तो 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 13 से लेके 2024 तक, तो 4 मान के चलो, 8 4 12, मतलब लगभग 48 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए लगभग। वही इंडियन सोसाइटी के हर साल 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो आपको उधर तो कितने आंसर लिखने हैं, इसीलिए अभी फटाफट सैटरडे संडे की छुट्टी पड़ेगी, तो उसमें जितने भी है सारे लिख लेना। शायद हो सकता है मैं कल ही कंप्लीट करवा दूँ इसको, तो फिर आपके पास 3-4 दिन रहेंगे लिखने के लिए। फटाफट लिखिए सारा, सा देख के लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? बस उसके अनुसार अपना फ्लो चार्ट ये दिमाग लगाइए और थोड़ा यूज कीजिए, लिखिए। फिर सही लिख रहे हो, बस ये है कि स्पीड बढ़ाओ अपना, और छोटी बहाने बनाना छोड़िए, ठीक है? सब लिखना शुरू करो। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, किसी कुछ पूछना बोलो। हाँ बोलो। सर
आपने वो जो बताए थे मैपिंग और वो चार्ट वाले वो भेजे थे हाँ हाँ, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बना लिए, तो वो पीडीएफ कहाँ पे है सर? अरे हाँ वो देख मैं भेजता हूँ, है वो मेरे पास। हाँ समझ गया मैं। आप भेज दीजिए, मुझे वो दिक्कत हो रही है, मैं एक आंसर लिखती हूँ वो भी। ठीक है, देखता हूँ मैं। अभी यूपीपीसीएस वालों को भी भेजा था मैंने वो। सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ वो देखता हूँ भेजता हूँ, वो है पीडीएफ तैयार, वो आंसर राइटिंग वाला। किसी को और कुछ पूछना है? इसमें नहीं है भैया, पूरे पेपर भी नहीं मिल रहे, वेबसाइट पे भी पेपर नहीं मिल रहे हैं पूरे। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने भेजा था यूपीपीसीएस वालों को, परंतु वो दिक्कत है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, वो व्हाट्सएप मैंने डाटा डिलीट कर दी। चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं इसमें हम ढूंढ लिए थे पूरा। हम्म, यूपीपीसीएस के स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा सारा मटेरियल। देखो एक बार मिल ऐसा जाएगा, नहीं उसमें है। एक बुक है, वो उसमें मिल जाएगा सारी चीज़ें। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, कल देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। चलो ठीक है, कल सब आंसर राइटिंग करो, मैं भेजता हूँ पीडीएफ। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।